अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम नुमान ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स विद नुमान। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे हम कहते हैं। आज हम इसमें स्टडी करेंगे HNMR हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को, कि हम इसको कैसे स्टडी करते हैं। इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे स्पेक्ट्रा को कैसे स्टडी करते हैं, HNMR क्या है, NMR क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक क्या है। इसके बाद हम स्पेक्ट्रा को कैसे स्टडी करते हैं, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है तो उसको यूज़ करते हुए कैसे हम स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। तो आप लोग इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको तमाम आपके प्रॉब्लम हल हो जाएं और आपको समझा सके। अगर कोई टॉपिक मिस कर दिया तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक मेरी वीडियो को लाजमी देखिए ताकि आपको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी इसकी अच्छे से समझा सके, ताकि आप लोगों के सामने जब भी कभी भी कोई स्पेक्ट्रा आए आप फ़ौरन उसको आइडेंटिफाई कर सकें और स्ट्रक्चर ड्रा कर सकें। दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट्स। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्चुअली NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि हमारे पास एक स्पेक्ट्रा दिया जाता है। हम स्पेक्ट्रा को स्टडी करके बताते हैं कि ये कोई कंपाउंड कौन सा कंपाउंड हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। इस चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें हम प्रोटॉन्स में स्टडी करते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन होंगे। HMR में बताते हैं प्रोटॉन की स्टडी है कि हम बताते हैं कि इसमें इतने प्रोटॉन पीक्स जो आती हैं, जो भी सिग्नल होंगे वो प्रोटॉन की वजह से होते हैं। HMR में तमाम सिग्नल प्रोटॉन की वजह से होते हैं और प्रोटॉन यहाँ पे हम बताएंगे कि ये हमारे प्रोटॉन्स हो सकते हैं, इसमें इतने प्रोटॉन्स होंगे, उनका कपलिंग कांस्टेंट पढ़ेंगे, साथ साथ उसकी स्प्लिटिंग पैटर्न को स्टडी करेंगे। उसके बाद दीज थिंग्स विच आर डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर हम इसमें स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने लिखा कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एब्रीवेटेड है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि सम टाइम हमारे पूछा जाता है कि NMR, स्टूडेंट से ये पूछा जाता है कि NMR क्या है। स्टूडेंट को इससे क्या पता नहीं होता कि NMR क्या है, क्योंकि ये वेरी वेरी MCQs भी पूछा जाता है सम टाइम, तो स्टूडेंट को इसको नहीं पता होता। स्टूडेंट जो NMR है ये इसका एब्रीवेशन है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का। और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रिकॉर्डिंग द इंटरेक्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द न्यूक्लियर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लेस्ड इन अ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। ये इसकी डेफिनेशन है। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम मॉलिक्यूल्स को स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गुजारते हैं, तो वहाँ से पैदा होने वाले सिग्नल्स को स्टडी करने को हम कहते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स का फार्मूला दे दिया जाता है, केमिकल फार्मूला, और हमें नहीं पता होता इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसको स्टडी करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है NMR को। जहाँ से हमें स्पेक्ट्रा दिया जाता है तो हम वहाँ से स्पेक्ट्रा दिया जाता है, साथ में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, वहाँ स्टडी करते हुए हम पहुँचते हैं अपने स्ट्रक्चर के ऊपर। और सम टाइम हमें स्ट्रक्चर दिया जाता है तो हम उसमें उसका NMR कैसे बनाते हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। एयर स्टडी मॉलिक्यूलर फिजिक्स एंड क्रिस्टल्स एज वेल नॉन क्रिस्टल मटेरियल। हमारे NMR जो है ये मॉलिक्यूलर फिजिक्स की चीज़ों के लिए, क्रिस्टल्स को स्टडी करने के लिए और नॉन क्रिस्टल जो मटेरियल है उनको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। NMR इज आल्सो रूटीनली यूज्ड इन एडवांस मेडिकल इमेजिंग टेक्निक सच एज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। कि हमारे पास MRI जो है इसको स्टडी करने के लिए भी हमें क्या NMR की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था हमारा NMR की कुछ एप्लीकेशंस और NMR क्या होती है। तो हमें क्या डेफिनेशन और एप्लीकेशन देखी। अब हम इसके कुछ ग्राफ्स भी पढ़ेंगे। इससे पहले ग्राफ पे जाने से पहले हम कुछ पीक्स देखेंगे। हमारे पास ग्राफ दिया जाता है कि हमें क्या पता चलेगा कि ये किसकी पीक है। ये CH3 की है, हाइड्रोक्सिल की है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है, एल्डिहाइड की है, किसकी ये पीक हो सकती है। इस चीज़ को स्टडी करने के लिए, या हमारे पास अगर CH2 की ये पीक आ रही है तो हमारे पास इसके साथ क्या कंपाउंड हो सकता है, इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम कुछ अपनी वैल्यूज़ देखेंगे। हम कुछ वैल्यूज़ को मेमोराइजेबल करते हैं कि ये वैल्यूज़ अगर आती हैं तो हमारे पास क्या होगा कि ये क्या होना चाहिए, दीज आर वो फलां ग्रुप होना चाहिए। लाइक मैं कहता हूँ कि हमारे पास 0.85 पे कोई वैल्यू आती है तो मेरे
मेरे जहन में अगर स्पेक्ट्रा आता है मेरे सामने, तो मेरे पास एक वैल्यू आती है 0.85 एक पीक आ रही है, तो मेरे जहन में फौरन आएगा ये CH3 की होनी चाहिए पीक, जो कि आर साथ में एक कार्बन के साथ आगे अटैच होना चाहिए, जो कि CH2 या इसके साथ भी हाइड्रोजन होने चाहिए। इस तरह की पीक्स होनी चाहिए। तो इस चीज को कैसे स्टडी करेंगे, इसकी कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। वैल्यूज, उन वैल्यूज को याद करना है, मेमोराइज करें। मेमोराइज करने के बाद हम ट्रिक्स के साथ याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे अपने स्पेक्ट्रास के ऊपर। तो आइए चलते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। स्टूडेंट, ये है मेरे पास एक टेबल। मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये टेबल है, उसमें हमने डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ दे दिए, और डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन दिए, उनकी पीपीएम में वैल्यू दे दी। पीपीएम वैल्यू जो है ये यूनिट है हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसमें जो हमारे पास पीक दी जाती है उसकी जो वैल्यू होती है वो पीपीएम में होती है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोटॉन क्या हो सकती हैं? सबसे पहले मैं कहता हूँ मेरे पास CH3 है। ये जो CH3 दिया गया है, दिस CH3 इज अगेन अटैच्ड विद कार्बन। जब ये अगेन अटैच्ड विद कार्बन होगा, देन दिस हाइड्रोजन जो मेरे पास ये CH जो है ये इस तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए, जिसके साथ 2 हाइड्रोजन हो, या इस तरह का कार्बन के साथ अगर ये अटैच होगा, देन दीज 3 हाइड्रोजन विल गेट 0.85। अब के सामने अगर 0.85 पे कोई भी सिग्नल आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये जो कोई भी CH3 की पीक हो सकती है जो नेक्स्ट CH2 के साथ अटैच है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपने सिग्नल को, प्रोटॉन्स को। नेक्स्ट मेरे पास प्रोटॉन है CH2 के। ये कैसा CH2 है? ये एक ऐसा CH2 है जो नेक्स्ट 2 CH2 के साथ अटैच है। ये देखें, ये CH2 है, ठीक है, ये CH2 है। नेक्स्ट ये CH3 के साथ भी अटैच हो सकता है, और इधर CH के साथ CH2 के साथ भी अटैच हो सकता है, ठीक है। इस तरह का कंडीशन हो सकती है, या टू साइड पे CH2 भी हो सकता है, या दोनों एक साइड पे CH3 और एक साइड पे CH2 हो सकता है, या कार्बन हो सकता है, वो टर्शियरी कार्बन भी हो सकता है। इस तरह की चीजें अगर यहाँ पे पाई जाएं, तो उसके लिए वैल्यू कितनी होगी? उसके लिए वैल्यू होगी 1.20। 1.20 के ऊपर कोई वैल्यू आती है तो CH2 ये कार्बन की वैल्यू नहीं है, दिस इज वैल्यू फॉर हाइड्रोजन, प्रोटॉन। ये प्रोटॉन की वैल्यू है कि हमारे पास वो दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, 1.20। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आती है 1.55 पे एक वैल्यू आती है। तो मैं कहता हूँ ये किसकी है? ये CH है। ये CH नेक्स्ट 3 ऐसे कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए जो डायरेक्ट प्रोटॉन के साथ अटैच हो। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आई है, वो है एक CH3 की वैल्यू, ठीक है। अब ये CH3 के प्रोटॉन्स हैं। ये कौन से प्रोटॉन्स हैं? जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन है, लेकिन वो डबली बॉन्डेड है। अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आती है, तो वहां पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 1.7। अगर हमारे पास स्पेक्ट्रा के अंदर 1.7 पे वैल्यू आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो CH3 है नेक्स्ट किसी अल्कीन के साथ अटैच है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे पास अगर कोई वैल्यू स्पेक्ट्रा में आती है 2.1 पे, 2.1 पे अटैच है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी CH3 ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप जो है आगे कार्बोनाइल के साथ अटैच है, C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आती है 2.3 पे। अगर 2.3 पे आएगी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो CH3 के जो प्रोटॉन्स हैं वो नेक्स्ट अटैच हैं एक बेंजीन रिंग के साथ। नेक्स्ट हमारे पास अगर वैल्यू आती है 2.4 पे, तो दिस मीन कि हमारे पास जो CH है ये ट्रिपल बॉन्ड है। लाइक इस तरह का नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का बॉन्ड होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन ये इस टाइप का नहीं है। ये बॉन्ड यहाँ पे नहीं होने चाहिए, जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे होने चाहिए। तो इस हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी आएगी? 2.4। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर कोई ROR यानी कि एक अल्काइल ग्रुप है, दरमियान में वो लगा हुआ है, साथ में CH3 लाइक ईथर टाइप अगर फॉर्मेशन बनी हुई है, तो वहां पे वैल्यूज जो होंगी वो कितनी आएंगी हाइड्रोजन की? 3.3। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है कि एक R ग्रुप C ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप उसके साथ लगे हुए हैं, ठीक है। R होता है अल्काइल ग्रुप, और डबली बॉन्डेड है, तो उसको क्या कहें? वो दोनों हाइड्रोजन जो हैं उनकी पीक वैल्यू क्या आएगी? 4.7। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आती है वैल्यू कि हमारे पास दो अल्कीन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन है और एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 5.3। अब हमारे पास अगर ये हाइड्रोजन जो है ये कार्बन डायरेक्टली अटैच हो किसी हेटेरो एटम के साथ, तो इसकी वैल्यू और चेंज हो जाती है। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये कार्बन CH जो है आगे नेक्स्ट एक हेटेरो एटम C I के साथ आयोडीन के साथ अटैच है, देन इसकी वैल्यू 2.5 से 4 के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रोमीन के साथ ये CH अटैच है, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2.4 से 4 के दरमियान।
अगर हमारे पास ये CH जो है क्लोरीन के साथ अटैच है तो इसकी वैल्यू 3 से 4 के बीच में आनी चाहिए। अगर जो क्लोरीन हाइड्रोजन कार्बन जो है फ्लोरीन के साथ अटैच है जिसकी वैल्यू 4 से 4.5। ये जो वैल्यूज हैं ये बता रही हैं कि अगर हमारे पास जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है वो आगे जो कार्बन है वो अटैच एक हेटेरो एटम के साथ, तो दीज वैल्यूज इन लो फील्ड इन द लोअर फील्ड चली जाएंगी। तो लोअर फील्ड में जाने के बाद इनकी वैल्यू इस तरह हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर यहाँ पे एक अमाइन हो, लाइक अमाइन NH2 हो, तो इसकी क्या वैल्यू होती है 1.5 से 4 के दरमियान वेरिएबल होती है, कहीं भी हो सकती है। इसमें लगे हुए जो ग्रुप्स लगे होते हैं उनके ऊपर होती है। नेक्स्ट वन हमारे पास अगर अल्कोहलिक आ जाता है हाइड्रोजन तो उसकी वैल्यू 2 से 5 के दरमियान होती है। अगर बेंजाइलिक आ जाता है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH लगा हो, फिनोल हो, तो उसकी वैल्यू 4 से 5 के 7 से होती है। अगर हमारे पास बेंजीन हो तो बेंजीन जो होता है उसके जो हाइड्रोजन है उनकी वैल्यू 6.5 से 8 के बीच में होनी चाहिए। और हमारे पास अगर कार्बोनाइल के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन लाइक एल्डिहाइड हो तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 9 से 10 के दरमियान। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसकी वैल्यू 10 to 12 होती है। अगर अमाइन जो है वो डायरेक्टली कार्बोनाइल के साथ अटैच है तो 5 से 8 के दरमियान। स्टूडेंट दीज आर वैल्यूज के जो हमने वैल्यू स्टडी की, ये थी हमारे पास एक्चुअली वैल्यूज कि हम वैल्यूज को कैसे देखते हैं अगर हमारे पास स्पेक्ट्रा के दरमियान है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है मल्टीप्लिसिटी। सबसे पहले थी पीक वैल्यूज, इसको हमने देख लिया। अब हमारे पास आती है मल्टीप्लिसिटी कि हमारे पास मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो स्टूडेंट इस मल्टीप्लिसिटी को हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो हम कहते हैं कि मेरे पास, मैं कहता हूँ कि एक ये ग्रुप है CH3, साथ में CH, ठीक है, साथ में CH2, साथ में CH3। अगर मेरे पास इस टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल आता है, मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल है। अब मैं इसको स्टडी कैसे करना चाहता हूँ। इसको स्टडी करने के लिए इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी कि मेरे पास ये वाला अगर हाइड्रोजन है, दिस, अगर मैं इसको स्टडी करना चाहता हूँ कार्बन को, मैं इसकी नेबर में देखूंगा कौन कार्बन क्या है, ठीक है। इसकी नेबर में ये कार्बन है, सॉरी इसको CH2 होना चाहिए बांड पूरे करने। तो ठीक है, इस ये कार्बन है, इसके नेबर में ये कार्बन है। अब इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो स्टडी करेंगे। मैंने स्टडी इसको करना है कि इस हाइड्रोजन की मल्टीप्लिसिटी कहाँ से आएगी, इसके जो नेबर में हाइड्रोजन होते हैं उनके साथ ये कपल कर रहा होता है। अगर इसके नेबर में 2 हाइड्रोजन है तो इसका 1 होगा और इसका कितने होंगे 2, इसके कितने हो जाएंगे टोटल 3। तो इसका मतलब है कि इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट मीन किसी पीक कितनी आएंगी, 3 पीक्स आएंगी। अगर अगर इसी तरह से हम दूसरे को स्टडी करना चाहें, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को CH2 को स्टडी करना चाहते हैं तो हम इसकी नेबर में देखेंगे कितने हाइड्रोजन है। तो इसके नेबर में देखें तो इधर कितने हाइड्रोजन है 3 और इधर कितने हाइड्रोजन है 2। तो 3 और 2 कितने टोटल हाइड्रोजन का 5, और 5 और 1 जहाँ जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं उसका 1 होता है, उसका 1 होगा और +1 कितने हो जाएंगे 6। तो इसके होनी चाहिए जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो होगी सेक्सटेट। सेक्सटेट मतलब कि इसकी 6 पीक्स आएंगी। आई थिंक आपको इसकी मल्टीप्लिसिटी का भी अंदाजा हो गया होगा कि हम मल्टीप्लिसिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर मल्टीप्लिसिटी का आपको पता चल गया है तो ठीक, इस अगर नहीं चला तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ सकते हैं, इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। तो चलते हैं अब हम हमारे ग्राफ्स के ऊपर। हम ग्राफ्स लेंगे 2 या 3 ग्राफ, 2 ग्राफ्स को आज हम स्टडी करेंगे। उसके ऊपर हम देखेंगे उनके ऊपर हम उसको स्टडी करते हुए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। अगर हमारे पास ग्राफ आ जाता है तो लाइक एक ग्राफ आया मेरे पास, मैं उसको स्टडी करना है, स्टडी करके उसके ऊपर मैंने उसको कैसे लिखूंगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने ग्राफ्स के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास पहला हमारा ग्राफ आता है ये। इसके हम देखते हैं कि हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो है हमारे पास C7H14O2, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखते हुए सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो सबसे प्रेफरेंस होती है वो होती है कि इसका DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड करना। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे। जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने होंगे, जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का हमें पता चल जाता है तो उसके बाद हमारे लिए इजी होता है कि हम अपने जो कंपाउंड है, जो भी मॉलिक्यूल है, उसको इजीली स्टडी कर सकें। तो यही चलते हैं, इसका पहले सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड करना सीखते हैं कि उसको कैसे करते हैं। स्टूडेंट जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं उसके लिए हम फाइंड कैसे किया जाता है, वो हमारे पास होता है फार्मूला C+1, ठीक है, -H/2 -X/2 +N/2।
जगह कम है इसलिए इक्वेशन इस तरह से लिखी है। आप देख लें C+1 माइनस H/2 माइनस X/2 प्लस N/2। यहाँ पे कार्बन जितने होंगे +1 कर देंगे, उसको माइनस जितने हाइड्रोजन होंगे 2 पे डिवाइड करके उसमें से निकाल देंगे। और अगर हमारे पास हेलोजन मौजूद है, लाइक X किसे कहते हैं, हेलोजन को, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन आवर मॉलिक्यूल, देन क्या है कि हम उसको 2 पे डिवाइड करके उनमें से निकाल देंगे। अगर हमारे पास नाइट्रोजन होगा तो उसको क्या करेंगे, प्लस ऐड करेंगे, उसको प्लस के प्लस मतलब कि जो हमारे पास नाइट्रोजन होगा उसके रूप में डिवाइड करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। दिस इज अवर डीबी। अब हमारा फाइंड करते हैं, हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है इसका डीबी फाइंड करते हैं। तो मेरे पास जो फार्मूला है वो है C7H14O2, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, तो मेरे पास जो इसका डीबी निकालने का फार्मूला है वो है C+1 माइनस H/2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले C+1 7+1 माइनस H/2 14/2। अब मेरे पास क्या होता है कि 14/2 लाइक, अब 7+1 कितना आ जाएगा 8। अब 8 माइनस कितना होगा 14/2 लाइक कितना होना चाहिए 7, तो इसका मतलब कि 1। अब मेरे पास डबल इक्विवेलेंट जो निकला है वो है 1। अब डबल इक्विवेलेंट 1 आने का मतलब है कि मेरे पास जो मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका मतलब है कि मैं जो मॉलिक्यूल इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ उसके अंदर डबल बॉन्ड कितने होने चाहिए, 1। अब देखते हैं कि अल्केन डबल बॉन्ड वो कैसा होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड कैसा होगा उसको स्टडी करेंगे हम अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर। तो आइए चलते हैं अब हमारे ग्राफ के ऊपर और स्टडी करते हैं ग्राफ को कैसे स्टडी किया जाता है। स्टूडेंट, जो ग्राफ को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रेशन का हमें पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। जो इंटीग्रेशन होता है कि उसका मतलब यह होता है कि मैं इस कार्बन को स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं इस कार्बन को अगर बी को स्टडी कर रहा हूँ तो जो भी इंटीग्रेशन का मतलब होगा कि इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं। इसको कहते हैं इसकी इंटीग्रेशन, कि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पीक्स के ऊपर जाते हैं और देखते हैं, इंटीग्रेशन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास पीक आती है ये पीक कितने पे आ रही है, ये पीक मैं कहता हूँ मेरे पास, और ये 0.85 पे इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास ये पीक है 0.85 पे, ठीक है। 0.85 पे पीक किसकी थी हमारे पास, हमने स्टडी किया वो CH3 की पीक थी। अगर CH3 की पीक 0.85 पे थी तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि इसकी इंटीग्रेशन हमें क्या बता रही है, इसकी इंटीग्रेशन है 5.85। 5.85 इंटीग्रेशन का मतलब है इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये बन जाता है 6। आपको पता होगा कि जब 5 को 5.8 हो तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, जब 0.5 से अभाव हो तो उसको इंटीग्रेट +1 कर देते होते हैं, अगर 0.5 से कम हो तो उसका क्या करते होते हैं, नेगेटिव करके हम उसमें से निकाल देते हैं। मतलब कि अगर 5.3 होता तो ये 5 ही रहते, लेकिन क्या है कि 5.8 था तो इसको हमने +1 कर दिया, ये कितने होगा 6। यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे वो 6 होने चाहिए। अब देखें कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 6 हाइड्रोजन है, तो आई थिंक मेरे जहन में तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसके अंदर 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 CH3 होंगे। इसको स्टडी करने का पता चल गया कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 CH3 होने चाहिए। अगर इस फ्रैगमेंट को हम स्टडी करते हैं तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास कितने होने चाहिए, CH3 कार्बन, साथ में क्या होना चाहिए CH3, ठीक है। अब ये क्या है, डबलेट है पीक। ये देखें इसकी 2 पीक्स हैं। अब 2 पीक्स हैं इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। अब ये डबलेट है तो इसका मतलब है कि इसकी जो नेबर है उसमें कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 1। अब देखें इस CH3 की और इस CH3 ये आपस में एक दूसरे को कपल नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए पीक नहीं देंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, जिनके दरमियान ये वाला कार्बन अटैच है। तो अब इसका अब देखें कि हम किसको स्टडी करेंगे। अब हम स्टडी करेंगे इस कार्बन को कि इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन हो, तो ये वाला जो हमारा हाइड्रोजन है ये हमें पीक देगा डबलेट। अगर इसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगाएं तो अब देखेंगे इसकी जो पीक हो जाएंगी वो डबलेट हो जाएंगी और इसकी पीक भी डबलेट हो जाएंगी, क्योंकि एक इसका लेंगे और एक इसका लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 होता है डबलेट। डबलेट लाइक हमारे पास एक फ्रेगमेंट हमारा जो बना है वो बना है CH, उसके ऊपर CH3, 2 ग्रुप CH3 के लगे हुए हैं। ये हमारा एक फ्रेगमेंट बन गया इस पीक को स्टडी करते हुए। आई थिंक स्टूडेंट्स आपने इस पीक को स्टडी कर लिया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा इस पीक को हमने कैसे स्टडी किया। कि लाइक सबसे पहले हमने इसका क्या देखा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में बताया कि 6 हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन का मतलब हमारे पास 2 CH3 ग्रुप्स हो सकते हैं। अगर 2 CH3 ग्रुप हो सकते हैं तो वो कैसे हो सकते हैं कि लाइक वो कार्बन के ऊपर अटैच हैं। फिर अगर कार्बन के ऊपर अटैच है तो उनके जो कार्बन है वो CH2 होगी या अकेला कार्बन होगा या अल्कीन होगा, वो हमें इसकी मल्टीप्लिसिटी बता रही है कि इसके अंदर इसके साथ जो कार्बन है उसके अंदर ऊपर कितने 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 एक हाइड्रोजन लगा होगा तो वो डबलेट बनेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पीक। स्टूडेंट अब आते हैं हम अपने सेकंड सिग्नल की तरफ और देखते हैं सेकंड सिग्नल को कैसे स्टडी करेंगे। अब सेकंड सिग्नल जो है वो हमारे पास क्या है, वो आ रहा है 1 पॉइंट ऑलमोस्ट, अगर स्टडी करें तो 1.3 के ऊपर, ठीक है। अगर वो आता है 1.3 के ऊपर, जो सेकंड सिग्नल हम स्टडी कर रहे हैं ये वाला सिग्नल स्टडी करते हैं तो वो आता है 1.3 के ऊपर। अब देखिए ये सिग्नल हमें क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, ये सिग्नल हमें बता रहा है कि इसके ऊपर कितने हैं,
इसकी इंटीग्रेशन क्या बता रही है 2.89, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन कितना है 2.89। तो लाइक इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 हाइड्रोजन। यानी कि 2.89 को जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये 3 बनते हैं, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या हमारे पास होना चाहिए, CH3। अगर इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है तो ये ऑलमोस्ट CH3 होगा। और इंटीग्रेशन का मतलब हमने बता दिया कि इसके 3 हाइड्रोजन थे। अब इसके नेबर में कितने हाइड्रोजन होंगे, इसके किसके साथ अटैच होगा, अब इसको स्टडी करना है। अब इसको स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या है। इसके ऊपर क्या है कि हमारे पास ये ट्रिपलेट 3 पीक्स शो कर रहा है। तो इसका मतलब है इसके नेबर में क्या होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन। अब क्या हम लगा सकते हैं, हम कहते हैं इसके नेबर में ये हो सकता है, ठीक है। CH3 के नेबर में CH2 हो सकता है। आपने एक पीक बनाई थी CH, उसके ऊपर CH3, आप अपने रजिस्टर के ऊपर नोट करते जाएं। जो हमने पहली पीक बनाई थी CH3, साथ में CH और आगे CH3 लगा हुआ था। एक पीक हमारे पास बन गई CH3 CH2 का फ्रेगमेंट बन गया। अब हमारे पास ये 2 फ्रेगमेंट हमने बना लिए हैं कि CH3 CH2 के। अब हमारे पास ये फ्रेगमेंट बन गया। अब हमारे पास अभी तक डबल बॉन्ड जो हमने बनाया था वो नहीं आया। आपने एक जहन रखना है, हमारे पास एक डबल बॉन्ड भी था। अब हम अपना मुकम्मल मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हमने दूसरी पी को स्टडी किया, उसकी इंटीग्रेशन ने क्या बताया कि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है, 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और इसकी जो मल्टीप्लिसिटी थी, ये जो इसकी पीक एक्सटेंड हुई है, ये देखिए एक लेंथी पीक है, 2 इसके शॉर्ट पीक्स हैं। ये हमें क्या बता रही है कि ये क्या है, इसके कितने हैं, 2 हाइड्रोजन इसके नेबर में है। तो 2 हाइड्रोजन मतलब ये क्या होना चाहिए, हमारे पास ट्रिपलेट हो गया। अब ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पीक है उसको हम स्टडी करते हैं। इससे पहले अब हमारे पास एक ये फ्रेगमेंट आ गया। अब इस फ्रेगमेंट को स्टडी कर लिखते जाएं अपने पास, ताकि हम बाद में इनको बना सकें। अब हमारे पास जो थर्ड पीक है उसको अगर आप देखें, उसने एक पीक ये वाली बना दी है। ये पीक कौन सी है, ये हमारी जो थर्ड पीक थी ये बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, इस पीक को खोल के बना दिया, बड़ा करके हमें दिखा दिया कि ये पीक इस तरह से हो सकती है। अगर इस पीक को हम स्टडी करें तो इसको अगर आप इसके देखें तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि क्या है कि 7 नंबर ऑफ पीक्स हैं। कितनी पीक्स आ गई, 7 पीक्स। लाइक क्या होना चाहिए, ये 7 पीक्स सेप्टेट है। इसका मतलब है कि इसकी नेबर में कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 6। तो आइए इसकी सबसे पहले इंटीग्रेशन देखते हैं कि हमारे पास ये होगा क्या। अगर इंटीग्रेशन देखें तो सबसे पहले हमारे पास 1 है, 1.0 है। तो इसका मतलब इसको हम अगर राउंड ऑफ करें तो कितना बनेगा, ये 1 ही रहेगा। इसका मतलब ये हमारे पास CH है। अब इसकी जो सेप्टेट है, मतलब कि इसके कितने हैं, 7 पीक्स हैं, 7 सिग्नल्स हैं। 7 सिग्नल जो सिग्नल है वो कितनी 7 लेयर्स में आगे डिवाइड हो चुका है। इसका मतलब है कि वो क्या होना चाहिए, इसकी नेबर में 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो लाइक ये हमारे पास, मैं कह सकता हूँ मे बी ये CH3 और ये CH3 होना चाहिए। स्टूडेंट ये एक फ्रेगमेंट हमारे पास जो हमने पहले का बनाया था और ये फ्रेगमेंट बनाया था, ये आपस में सेम है। मतलब कि हमारे पास इसका मीन कि हमारे पास ये जो फ्रेगमेंट है और ये फ्रेगमेंट है, ये दोनों एक ही हैं। लाइक इस फ्रेगमेंट ने इसको पीक्स दी, ठीक है। ये फ्रेगमेंट बता रहा है कि ये फ्रेगमेंट ने इसको पीक्स दी और इसने क्या दी, इसको पीक्स दी। अब हमारे पास 3 पीक्स हमने स्टडी कर ली और 2 फ्रेगमेंट बन गए। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी थर्ड पीक के ऊपर, उसको स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास पीक क्या है, वो है 1.92 के ऊपर है, ठीक है। 1.92 के ऊपर एक पीक आ रही है, वो क्या है कि हमारे पास पीक किसके ऊपर आ रही है, लाइक इसको पहले स्टडी करते हैं। हमारी ये पीक आ रही है, अगर ये 2 है तो ये तकरीबन 2.4 के ऊपर आ रही है आई थिंक। इसको आप लिख लें 2.4 के ऊपर ये पीक आ रही है, ठीक है। मेरी ये पीक कितने पे आई है, 2.4 के ऊपर। और इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, आप जरा एस्टिमेट लगाएं कि हमारे 1.92 उसने कहा है। अगर 1.92 कहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दिस विल बी क्या हो सकता है, इट विल बी CH2। 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, CH2। तो मैं कहता हूँ ये क्या हमारे पास हो सकता है, CH2। नेक्स्ट हम कैसे ये फाउंड करेंगे कि ये किसके साथ अटैच है। तो ये हम किसके साथ अटैच है, इसको स्टडी करने के लिए स्टूडेंट हम जाएंगे, किसके ऊपर जाएंगे, हम जाएंगे इसकी मल्टीप्लिसिटी के ऊपर। कितने, ये मल्टीप्लिसिटी क्या है कि इसमें कितने में डिवाइड हुआ है, हमारी पीक कितने सिग्नल में आगे चेंज हो चुकी है। तो ये कितने में, 4 में, मतलब कि ये क्वार्टेट है। 4 को कहते हैं क्वार्टेट। तो इसका मतलब है इसकी नेबर में कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 3। तो ये हमारे पास हो सकता है CH3। स्टूडेंट अगर आप देखें कि हमने एक पहले सिग्नल बनाया था यहाँ पे, ये सिग्नल जो मैंने बनाया था यहाँ पे, इसकी वैल्यू भी ये, इसके लिए भी यही सिग्नल बना था और इसके लिए भी। अब दोनों के लिए ये सिग्नल बन गया। लाइक मेरे पास क्या है, CH3 CH2 के ये दोनों पीक्स ये सेम सिग्नल दे रही हैं और ये दोनों पीक्स एक सेम सिग्नल दे रही हैं। तो लाइक CH3 CH2 का एक पीक सिग्नल बन गया, ठीक है।
ये हमारे पास इस तरह हम स्टडी करेंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास आते ही एक नेक्स्ट पीक है, वो कितने पे है, वो है 3.5 और 4 के बीच में आ रही है, आई थिंक वो आ रही है 3.8 के ऊपर। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे पास पीक आ रही है 3.8 के ऊपर। ठीक है, और ये क्या है, डबलेट है। ठीक है, अब डबलेट पीक है और आ रही है 3.8 के ऊपर, तो इसका मतलब ये क्या है कि अच्छा 3.8 के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये क्या है 1.92, तो लाइक ये होनी चाहिए CH2 की पीक। अगर स्टूडेंट ये CH2 की पीक होनी चाहिए तो इसके डबलेट किस लिए होगी कि इसके नेबर में वगैरह होना चाहिए CH। ठीक है, अगर इसकी नेबर में CH होगा तो ये CH डबलेट होगी ना, तो इसका मतलब ये डबलेट है, और 1.97 को राउंड ऑफ करें तो क्या बनता है, ये बनता है हमारे पास CH2 टू बनता है। तो CH2 की पीक ये हो सकती है, और क्या होनी चाहिए, ये नेबर में एक हाइड्रोजन है, तो लाइक CH है। आप देखें कि इसको हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। अब स्ट्रक्चर पे जाने से पहले अगर आप यहाँ पे पीक की वैल्यू को देखें, क्योंकि हमने जो पीछे वीक की वैल्यूज पढ़ी थी वहां से हमें क्या मिला, क्या हमने ये देखी 3.5 से 4 के बीच में है, तो इसका मतलब है कि जब इतनी CH2 की पीक आगे जा रही है, तो इसका मतलब हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक हेटेरोएटम था, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या ऑक्सीजन हो सकता है, कोई भी एक ऐसा जो हमारे पास क्या है हेटेरो एटम है, वो अटैच होगा तो ये पीक की वैल्यू यहाँ पे जाएगी। तो इसलिए क्या है कि ये विल बी अटैच अ हेटेरो एटम। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास अगर फार्मूले में देखें तो हेटेरो एटम क्या है कि 2 ऑक्सीजन है, तो लाइक ये एक ऑक्सीजन के साथ अटैच हो सकती है, तो ये हमारे पास ये फ्रेगमेंट हो सकता है। तो स्टूडेंट अब आते हैं हमारे फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट हो गया। अब चलते हैं, एक हमारे पास अभी भी कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद है। एक चीज और आपने देखनी थी यहाँ पे, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, कि अगर ये वाली पीक आप देखें, ये पीक, ठीक है, अगर इस पीक को आप लोग स्टडी करें तो ये आ रही है तकरीबन 2.4 के ऊपर, 45 के ऊपर। जो 2.45 के ऊपर पीक आ रही है स्टूडेंट, ये होती है CH2 विद अटैच टू अ कार्बोनाइल सेंटर। स्टूडेंट ऐसा कार्बोनाइल सेंटर CH2 ग्रुप जो कार्बोनाइल सेंटर के ऊपर अटैच होगा, उसकी पीक क्या होगी, सी कार्बोनाइल सेंटर के ऊपर होगा, उसकी पीक क्या होगी 2.5 के अराउंड अबाउट आएगी, तो ये 2.45 के ऊपर आ रही है। तो इट्स मीन कि ये हमारी क्या पीक है, जो हमारा ये CH2, ये आपने लिखा हुआ है तो आपको याद होगा ये किसकी पीक थी, CH2 की, और ये किसकी थी, CH की। ठीक है, और ये हमारी पीक किसकी थी, CH3 की, और ये दो का CH3 थे जो एक कार्बन के साथ अटैच थे। ठीक है, और ये CH की पीक है, ये भी CH2 की पीक है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास आई है हमारी, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है स्पेक्ट्रा से। अब ये इंफॉर्मेशन हमें स्पेक्ट्रा से मिल गई, अब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास तो सबसे पहले हमने फाइंड किया था, वो हमने कहा था कि हमारा एक कार्बन है, CH3 के साथ अटैच है। ठीक है, ये CH3 के साथ अटैच है, साथ में क्या लगा हुआ है इसके, सॉरी H लगा हुआ है, H लगा लें। ये एक हमने फ्रेगमेंट लिखा था। जब स्टूडेंट एक फ्रेगमेंट हमने ये बनाया था तो हमने कहा था कि नेक्स्ट हमने ये जो CH है, अब देखें ये CH कैसे आया, ये CH क्या हो सकता है, ये इसकी वैल्यू भी अगर देखें तो ये आ रही है तकरीबन 1.9 के ऊपर। तो इट्स मीन कि ये जो हमारा CH है, दिस विल बी अटैच्ड टू अ कार्बोनाइल सेंटर, कि जस्ट जहाँ पे पीक आती है तो ये हमें क्या बताती है, नहीं सॉरी एक चीज़ और, सॉरी आपको बताना भूल गया, ये किसके साथ अटैच है, CH2 के साथ। नेक्स्ट किसके साथ अटैच होता है, CH2 के साथ। ये हमने CH2 के साथ क्यों अटैच किया है इसको, अब इसकी चीज़ को आए कि ये जो वैल्यू है ये कितने पे आ रही है, 1.9 के ऊपर। अगर ये सी कार्बोनाइल सेंटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है हमारा ये CH, ठीक है, देन इसकी वैल्यू 2 से अबव होनी थी, लेकिन इसकी वैल्यू 2 से कम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये CH2 के साथ अटैच है, जो हमारा ये CH2 है, इसके साथ हमने कहा ये वाला हमारा कार्बोनाइल सेंटर ये अटैच है। अब ये जो CH2 है इसकी वैल्यू आप देखें तो इसकी CH2 की वैल्यू कितने पे आ रही है, 3.9 के ऊपर या 3.8 के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दिस विल बी अटैच विद द हेटेरोएटम, तो दिस विल बी अटैच विद द, हम कहते हैं ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। अब नेक्स्ट हमने फ्रेगमेंट बनाया था CH2CH3। अगर CH2 जो है हमने अभी स्टडी किया कि जो CH2 की ये पीक है ये आ रही है 2.4 के ऊपर, तो ये विद कार्बोनाइल सेंटर के साथ अटैच होनी चाहिए, हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बोनाइल सेंटर आएगा, ठीक है, और इसके बाद आ जाएगी CH2CH3। स्टूडेंट ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, CH3 साथ में CH2 साथ में ऑक्सीजन, कार्बन सेंटर CH2CH3, दिस विल बी अवर स्ट्रक्चर। इस पे आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें तो कितने बनते हैं, 1
2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन पूरे हो गए। आप देखें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 और 3 6, 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 3 14 पूरे हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 और 2 ऑक्सीजन पूरे हो गए। तो इस तरह से हम स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं, हमारे एनएमआर में स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं। एनएमआर को स्टडी करने का एक स्पेक्ट्रा हमने देख लिया, अब एक और स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि स्पेक्ट्रा को स्टडी कैसे करते हैं। उसमें हम डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं हमारे सेकंड स्पेक्ट्रा के ऊपर। इसके अंदर आप देखिए तो उसने हमें दिया हुआ है C4H7O2Br, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रा है, ये वैल्यू उसने C4H7O2Br ये दिया हुआ। सबसे पहले हम इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाउंड करेंगे। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाउंड करें तो आपको फार्मूला याद होगा C+1 -H/2, ठीक है, -X/2, ठीक है। ये वाला प्लस N/2 था लेकिन N नहीं है तो हम उसको नहीं लिखते। तो C कितना है? 4 है, +1 कर दें, माइनस H कितना है? 7 है, बाई 2 कर दें, ठीक है। माइनस X कितना है? 1 है, 1/2 कर दें, ठीक है। ये हमारे पास है। इसको अगर फाइंड करें जो कितना आएगा, अगर इसको सारे का एलसीएम ले लें तो 2 आएगा, ठीक है। 4 कितना 8 बन जाएगा और ये +2 हो जाएगा, ठीक है। -7 -1 ये होगा, 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10, और -7 -1 कितना होगा? -8। ये होगा 2/2, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट हमारा जो डीबी निकला है वो 1। इसका मतलब है कि हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो इसके अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 होगा। तो जो पिछला स्ट्रक्चर था उसमें आपने जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड निकाला वो क्या था? कार्बोनाइल सेंटर का डबल बॉन्ड उसमें भी मौजूद था जो हमने निकाला था। इसमें भी हमारा एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो हम देखेंगे हमारे स्ट्रक्चर के लिहाज से कि कौन सा होना चाहिए। सो सबसे पहले हम आते हैं हमारे लोअर फील्ड की तरफ। तो ये होता है हमारा अप फील्ड, ठीक है, और ये होता है लो फील्ड। तो हम लो फील्ड से पहले हमने अप फील्ड से स्टडी किया था, अब हम आते हैं लो फील्ड से। हम किसी भी साइड से स्टडी कर लें, डिफरेंस देयर नो डिफरेंस कि हमने स्पेक्ट्रा को स्टडी करना होता है, ये इतना मैटर नहीं करता। तो स्टूडेंट्स अगर हम चलें अपने बुक के ऊपर जहाँ से हमने ये स्पेक्ट्रा लिया है, तो वहाँ पे एक चीज़ डिटेल से दी गई थी, लेकिन सॉरी वो मैं अपने ऐड करना भूल गया अपनी स्लाइड्स के अंदर। तो इसमें क्या था कि उसने हमें बताया हुआ था कि ये जो इंटीग्रल 1 है, ये क्या है कि दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस विल बी पीक एट 10.97 थी आई थिंक, ठीक है, 10.97। सो सबसे पहले हमने जो पीक स्टडी की वहाँ से 10 to 12 क्या थी? कार्बोक्सिलिक एसिड की पीक थी। और ये पीक अगर आपको यहाँ पे शो हो रही है तो आप देख रहे होंगे कि ये पीक तो 6 और 7 के बीच में है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप अगर सिग्नल को गौर से देखें तो ये सिग्नल ये आ रहा है हमारे पास, सिग्नल ये आ रहा है, लेकिन ये जो सिग्नल है ये ऊपर है। तो इसे कहते हैं आउट ऑफ द पेपर, यानी कि आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द ग्राफ ये हो सकता है। तो ये क्या है कि आउट ऑफ द ग्राफ है, तो लाइक दिस इज वेल क्या हो सकता है? आउट ऑफ द ग्राफ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पीक उसने हमें बता दी होती है, तो इसलिए सॉरी वो इसमें लेना भूल गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें बताया गया 10.97 पे ये पीक है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की पीक है, और इसके साथ जो ग्रुप है उसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, ये बकायदा मेंशन किया गया वहाँ पे। तो इसको आप दोबारा से वहाँ से आपको साथ शेयर कर दूंगा, आप स्टडी कर लीजिएगा। तो उसमें अब देखें आप लोग कि हमारे पास ये पीक जो है एक इंटीग्रल कितना है? इंटीग्रल 1। अब इंटीग्रल 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि क्या है कि इसका इंटीग्रल 1 का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ की एक हाइड्रोजन है। ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे या इंटीग्रेशन लिख दी जाती है बिलो, या यहाँ पे वो पॉइंट्स पे लिखी जाती है। जब इंटीग्रल लिखा जाता है तो सीधा सीधा लिखा जाता है कि इंटीग्रल 1, इंटीग्रल 2, इंटीग्रल 3। उसका मतलब होता है कि इसमें इंटीग्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन इतने होंगे। तो स्टूडेंट अब चलते हैं हमारे इंटीग्रल। ये आपको पहली पीक को मैंने बता दी कि इसको क्या बताया गया कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की पीक है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। स्टूडेंट अगर आप आए हमारे फार्मूला के ऊपर के यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, दिस विल बी कार्बोनाइल सेंटर ने एक डबल बॉन्ड ले लिया तो हमारे फार्मूला में स्ट्रक्चर में और डबल बॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड कार्बोनाइल के अंदर चला गया। तो अब चलते हैं हमारी सेकंड पीक के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। सेकंड पीक जो है ये हमारी आ रही है ऑलमोस्ट 4.2 और 3 के ऊपर, ठीक है। ये 4.2 और 3 के ऊपर पीक आ रही है। 4.2 और 3 के ऊपर अगर पीक आ रही है तो इसका इंटीग्रल कितना है? 1। इसका मतलब ये किसकी पीक हो सकती है? सी एच की, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1। यहाँ पे इंटीग्रल 1 था तो इसका मतलब था हाइड्रोक्सल की पीक ओ एच। जो ओ एच था ये वाला ओ एच, ये एच की पीक है स्टूडेंट, ये वाली एच की पीक है, ठीक है। इसको हम स्टडी कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल 1 है, इसका मतलब है कि ये क्या है हमारे पास, दिस विल बी सी एच, वन हाइड्रोजन होना चाहिए, सी एच है। अब यहाँ पे इसकी पीक की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 4.3 पे। अगर 4.3 पे वैल्यू आ रही है, मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, दिस विल बी अटैच विद हाइड्रो एटम। आप अगर टेबल को आपको याद कर लेंगे, मेमोराइजेबल कर लेंगे, आप स्ट्रक्चर को देखते समझ जाएंगे। ये वाली पीक किस कहाँ पे अगर आ रही है, तो ये फ्लां की होनी चाहिए, फ्लां की हो सकती है, मे भी फ्लां हो सकती है। यहाँ पे आप मे भी कह रहे हैं, अभी मे भी जब स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर हमें होती है तसल्ली कि हमारा स्ट्रक्चर ये है। अब ये क्या है हमारे पास, सी एच की मे भी मैं कहता हूँ मेरी पीक है। अगर सी एच की मे भी पीक है तो 4.3 पे आ रही है, तो इसका मतलब दिस विल बी अटैच विद हेटेरो एटम। अब हेटेरो एटम कौन सा हो सकता है, दिस विल बी हेटेरो एटम ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन। हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला में दो हेटेरो एटम दिए गए हैं, ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन। अगर आप ऑक्सीजन की तरफ आए तो ऑक्सीजन जो है ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर यूज हो सकता है, हो चुका है। तो लाइक हमारे पास जो पीछे बचता है, दिस विल बी ब्रोमीन। ये किसके साथ अटैच हो सकता है, बोरोमीन के साथ। उसके बाद इसकी जो इंटीग्रेशन है, इसने बता दिया वन हाइड्रोजन, जो मल्टीप्लिसिटी है, तीन इसकी सिग्नल शो हो रहे हैं। तीन सिग्नल क्या बताते हैं, इसके नेबर में कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 2। तो इसके मतलब है हमारे पास क्या होता है, जिसके नेबर में CH2। और इसको स्टडी किसको कर सकते हैं, CH को हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारा एक फ्रेगमेंट बन गया कि CH है, उसके ऊपर बोरोमीन लगा हुआ है, साथ में उसके CH2 है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सिग्नल की तरफ, उसको स्टडी करते हैं। मेरे पास जो नेक्स्ट सिग्नल स्टूडेंट यहाँ पे है वो है 2.1 के ऊपर, ऑलमोस्ट 2.1 या 2 के ऊपर, 2 के ऊपर है, 2.1 के ऊपर है। और 2.1 के ऊपर वो सिग्नल है ये वाला, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लिसिटी अगर आप चेक करें तो वो कितनी है, ये है 1 2 3 4 5। ये क्या है, क्वांटेट। स्टूडेंट एक चीज ध्यान में रखनी है, फोर को कहते हैं क्वार्टेट। जो वन सिग्नल होता है उसे कहते हैं, यहाँ पे एक पिक सिंगल शो होगी जैसे ये हो रही है, इसे कहते हैं सिंगलेट। अगर दो होंगी तो उसे कहते हैं डबलेट। अगर इस तरह हो जाए तो ट्रिपलेट। अगर चार हों तो उन्हें कहते हैं क्वार्टेट। अगर पांच हों तो क्वांटेट। पांच छः हों तो सेक्सटेट। सेवन है तो हेप्टेट। इस तरह आगे चलते जाते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे इस पीक के ऊपर, इसको स्टडी करते हैं। इसकी कितनी है, पांच है। पांच सिग्नल है तो ये बताता है कि ये क्या है हमारे पास, क्वांटेट। तो इस क्वांटेट तो है, लेकिन इसका इंटीग्रल बता रहा है कि CH2 है, ठीक है। इंटीग्रल 2 है तो इसका मतलब CH2 है। अब उसके बता रहा है कि इसके अंदर, इसके नेबर में कितने हाइड्रोजन है, पांच हाइड्रोजन। क्योंकि इसकी पीक, सॉरी, चार हाइड्रोजन। तो चार हाइड्रोजन कैसे हो सकते हैं, इसके नेबर में CH2 भी हो सकता है। लेकिन हम हमारे अगर नेक्स्ट इंटीग्रल को देखें, CH3 का तीन इंटीग्रल है, तो इसका मतलब है इसकी एक नेबर में CH3 हो सकता है, लाइक एक CH3। और एक क्या हो सकता है, CH। तो इसका मतलब चार हाइड्रोजन हमने कंप्लीट कर दिया, तो ये क्या बन गया, क्वांटेट। हमने इसको स्टडी किया और यस ने हमें बता दिया कि CH2 है इसके इंटीग्रल ने, और मल्टीप्लिसिटी ने क्या बताया कि इसके नेबर में एक CH2 है, एक CH है। तो अब हमारे पास एक फ्रेगमेंट स्टूडेंट ये बन गया। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पीक है उसको स्टडी करते हैं। अगर लास्ट पीक को आप लोग स्टडी करें तो आप देखेंगे उसमें क्या है कि हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग 1 पे ऊपर पीक है, या 1 के ऊपर ही है पीक। अगर 1 के ऊपर है या 1.1 के ऊपर ऑलमोस्ट, या 1.2 इसको लगा लें, तो दिस विल बी पीक। दिस पीक जो है हमें क्या बता रही है कि ये इंटीग्रल 3 हमें शो कर रहा है कि दिस विल बी क्या हो सकता है हमारे पास, CH3। और इसकी अगर मल्टीप्लिसिटी देखें कि ये कितनी में डिवाइड हो चुकी है, तीन पीक्स में। तीन सिग्नल इसने शो किए हैं, तो इसका मतलब है इसकी नेबर में 2 हाइड्रोजन होंगे, तो ये हमारे पास हो सकता है CH2, ठीक है। दिस विल बी स्टूडेंट अवर फ्रेगमेंट हमने बना लिए। अब हम चलते हैं हमारे को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमने फ्रेगमेंट बनाया एक कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH, ठीक है। अब इसको खोल के लिखने की बजाय सी डबल बॉन्ड OH लिखना है वैसे लिख लें, या COOH लिखना है ऐसे लिख लें, ठीक है। अब हमने इसके साथ का कहा कि ये CH हो सकता है, मे बी इसके साथ क्या है, CH है, साथ में लगा हुआ ब्रोमीन, ठीक है। ये हमने CH ब्रोमीन क्यों लगाया, कि अगर देखें कि अगर हम CH2 CH3 लगा दें तो हमारा फ्रेगमेंट, वैसे ये दोनों फ्रेगमेंट एक टर्मिनल फ्रेगमेंट बनता है, CH2 CH3, ठीक है। अगर हम CH2 यहाँ पे CH3 लगा दें तो हमारा ये कहाँ पे जाएगा, इसलिए हमने अपनी जो वैलेंसी थी उसको अपने तमाम फ्रेगमेंट को सामने रखा, तमाम फ्रेगमेंट को सामने रखते हुए इसको लिखा। तो हमारे पास जो CH का ब्रोमीन लगा हुआ था, इसके साथ क्या था, CH2 अटैच था, ठीक है। अब एक जो CH2 था, ये इसके साथ CH3 अटैच था। अब तमाम फ्रेगमेंट्स को हमने देखा कि हमारे पास एक फ्रेगमेंट बना था CH2 CH3, ठीक है। एक फ्रेगमेंट हमने ये बनाया था CH2 CH3। एक फ्रेगमेंट हमने क्या बनाया था, CH2Br, ठीक है। सॉरी, क्या बनाया था, CH2, सॉरी, CH2Br CH, ठीक है। ये वाला एक फ्रेगमेंट बनाया था। एक फ्रेगमेंट स्टूडेंट हमने और बनाया था, वो हमारा फ्रेगमेंट था
CH2 CH3। अब देखो तीनों फ्रेगमेंट एक में पूरे होगा, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लें, नंबर ऑफ कार्बन देख लें, नंबर ऑफ जो हमारे पास ऑक्सीजन है और ब्रोमीन है वो देखें, वो पूरे हो रहे हैं। दिस इज अवर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। तो इस तरह स्टूडेंट हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, इस तरह डिफाइन करते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स को, इस तरह हम क्या करते हैं, हमारा स्ट्रक्चर बना लेते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करते हुए। उम्मीद है आपको स्टडी इसका पसंद आया होगा लेक्चर, आपको पता चल गया होगा कि हम एनएमआर स्पेक्ट्रम को कैसे स्टडी करते हैं और स्ट्रक्चर को कैसे लिखते हैं, कैसे उसके फ्रेगमेंट बनाते हैं, उसकी मल्टीप्लिसिटी को कैसे स्टडी करते हैं, उसका डीबीई कैसे निकाल करते हैं, डीबी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन कैसे देखते हैं। दिस विल बी चीज थिंग्स विच वी स्टडी। और आप उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें और आप परेशानियों से बचते रहें।